हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पैडा क्लासेस। चलिए आज हम एक ऐसी थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे जो सी टेट, अदर टेट्स मीन्स कोई भी स्टेट टीईटीज़ हो या फिर आपका बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, आपका बीएड जनरल एग्ज़ामिनेशंस हो या फिर आपका कोई भी टीचिंग का एंट्रेंस या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो ये थ्योरीज़ ऐसी हैं जो हमेशा जिनसे एक एक प्रश्न पूछा ही जाता है। चलिए इन थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो ये पैडागोजिकल थ्योरीज़ हैं, इनमें सबसे पहले जो थ्योरी आती है वो जीन पियाजे की थ्योरी है, फिर हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी है, देन डेविड एच रोस की थ्योरी है और देन कैरोल की थ्योरी है। देखिए, जो डेविड और कैरोल की थ्योरी है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ये जनरली हर एक एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती। ये आपके एमएड या फिर जो आपका हायर लेवल के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं वहाँ पे एक बारी को पूछी जा सकती है रिसर्च स्कॉलर के तौर पर। लेकिन जो जीन पियाजे है और हार्वर्ड गार्डनर्स है वो डेफिनेटली हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, जीन पियाजे ने जो अपनी थ्योरी दी थी वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानी जाती है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले अगर मैं आपको जीन पियाजे के बारे में बताऊं, ये एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, मीन्स स्विस साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने अपनी थ्योरी दी संज्ञानात्मक विकास की, और जो कि हम जनरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो एक चाइल्ड होता है, जो उसका बौद्धिक विकास जो होता है बेसिकली वो बहुत ग्रेजुअल तरीके से होता है। मतलब जैसे बच्चा भूख लगेगी तो रोएगा, और वो अपने डिफरेंट तरीके से अपने मीन्स कभी हाथ का अंगूठा चूसेगा, कभी अपनी इंद्रियों को आँख, नाक, कान को इधर उधर करेगा। तो वो मीन्स दिखाता है कि भाई हाँ मेरे को भूख लगी है। अपने माता पिता को कोशिश करता है कि वो उसकी बातों को समझें कि कैसे वो अपने इमोशंस या फिर अपने भाव प्रकट कर रहा है अपने भूख के लिए। चलिए इनके बारे में बता दें। इन्होंने जो अपनी स्टेजेस बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो सेंसरी मोटर स्टेज बताई है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज बताई है, सिंबॉलिक फंक्शनल स्टेज बताई है, इंट्यूटिव थॉट बताई है। तो उसको इन्होंने क्या किया है कि डिफरेंट एजेस के हिसाब से उसको डिवाइड किया है। चलिए सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज की बात करते हैं। ये जनरली मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है बहुत इसके ऊपर। सेंसरी मोटर में इन्होंने क्या कहा कि जो एक बच्चा है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को क्या करता है, उसे देखकर या सुनकर उससे अपनी नॉलेज ऑब्टेन करता है। मतलब कि उसको महसूस करने की कोशिश करता है कि जैसे अगर आप उसके सामने पलक झपका रहे हैं बच्चे के सामने, तो वो भी क्या करेगा, अपनी आइज़ को ब्लिंकिंग करने लगेगा, मतलब अपनी पलक अपनी झपकाने लगेगा। तो मीन्स जो बच्चे होते हैं 0 to 2 ईयर्स के, ये सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 to 2 ईयर्स के लिए जानी जाती है। तो वो इसमें यही करते हैं कि वो जैसा आप करोगे आपके बच्चे उसको वैसा ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। देखिए और वो डिफरेंट तरीके से उसको रिफ्लेक्स भी करते हैं, जैसे बाय सकिंग, फॉर्मिंग हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन लाइक थंब सकिंग, यहाँ पे लिखा ही हुआ है देखिए। और फिर दूसरा क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं सर्कुलर रिएक्शंस, कि जैसा जो कर रहा है मीन्स उसको उसी के तरीके से अनुकरण किया जाना। फिर जो ये थोड़ा सा बड़ा होता है एक बच्चा, मीन्स 1 साल के बाद, जनरली 12 to 18 मंथ्स ओल्ड जब होता है, वो क्या करता है कि नोवेल्टी एंड क्यूरियोसिटी उसमें बड़ी रहती है। वो कोशिश करता है कि हर चीज़ को जाने। तो और वो मतलब ब्लूप्रिंट यहाँ पे लिखा ही हुआ है देखिए, द बेबी क्रिएट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स पैटर्न्स एंड फाइंडिंग्स फ्रॉम 18 मंथ्स टू ईयर 2। तो जब वो और 12 से 18 में तो क्या करता है कि वो क्यूरियोसिटी रहती है उसको, लेकिन जब वो 18 जैसे ही वो 18 मंथ्स या 20 मंथ्स कंप्लीट करता है, तो वो कोशिश करता है कि उन चीज़ों को वो भी उसी तरीके से फॉलो करे जो उसके सामने घटित हो रही हैं।
चलिए प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, तो इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 2 से 7 साल की जनरली जानी जाती है कि 2 से 7 साल की जो स्टेज होती है वो प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। इसमें जीन पियाजे ने क्या कहा था कि उसने मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जो 2 से 7 साल का होगा वो हर एक पैटर्न को वही फॉलो करेगा कि जो 2 साल में कर रहा है वही 7 साल में करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने इसको अगेन 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया कि एक सिंबॉलिक फंक्शन और एक इंट्यूटिव थॉट। सिंबॉलिक फंक्शन को उसने बेसिकली बोला कि जो 2 से 4 साल का बच्चा होता है वो सिंबॉलिक फंक्शन फॉलो करता है, और जो 4 से 7 साल का बच्चा होता है वो इंट्यूटिव थॉट पे अपनी जो भी विचार है अपने जनरेट करता है। तो इन्होंने 2 से 4 साल की अवस्था में क्या कहा कि वो बच्चे जो होते हैं वो फॉलो ज़रूर करते हैं किसी को, लेकिन वो तर्क करने योग्य नहीं होते उस टाइम पे। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसने अपनी गली में कोई एक डॉग देखा, मतलब ब्लैक कलर का डॉग देखा, तो उसको लगा कि हाँ ये डॉग है, मतलब किसी ने उसको बताया कि देखिए ये देखो डॉग जा रहा है, डॉग, तो वो उसने पहचान लिया कि अच्छा ये तो डॉग है। लेकिन जैसे ही आप एक वाइट पपी उसके सामने लेके आए तो वो नहीं पहचान पाता उस टाइम पे कि हाँ ये भी डॉग है। वो उसको डिफरेंट तरीके से देखता है, कभी इसको कैटी बुलाएगा, कभी इसको कुछ बुलाएगा। तो मतलब वो क्या करता है कि एक ब्लूप्रिंट के तौर पे ही उसको चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन अगर जब जैसे ही बच्चा 4 to 7 ईयर्स में कन्वर्ट होता है तो वो हर चीज़ में डिफरेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। आप उसके सामने, आप चाहे उसके सामने उस टाइम पे ब्लैक डॉग लेके आए, वाइट लेके आए, लैब्रा लेके आए, तो उसको पता है कि हाँ ये डॉग है, डिफरेंट वेराइटीज़ के डॉग हैं। तो ये जो थी इंट्यूटिव थॉट के बारे में इन्होंने बोला है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि फ्रॉम एजेस 4 to 7 चिल्ड्रन बिगिन आस्किंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, चिल्ड्रन बिगिन टू रीजन एंड देयरफॉर वांट टू नो मोर। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से, या फिर अपने जो मतलब सिबलिंग्स होते हैं उनसे वो डिफरेंट के क्वेश्चंस जनरेट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं हर तरीके से अपनी नॉलेज गैदर करूँ, मतलब उसको वो इच्छुक होता है हर एक चीज़ जानने के लिए। देखिए नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो वो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज को जनरली मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ये 7 to 11 ईयर्स के बीच की जो अवस्था है इसको जीन पियाजे जी ने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया। तो मूर्त मतलब सबसे पहले हम कंक्रीट इसकी बात कर लेते हैं। तो मूर्त क्या होता है कि जिसका कोई रूप हो, मतलब उसका कोई रूप है, आकार है, रंग है, तो तभी वो मूर्त है, अदरवाइज़ वो अमूर्त है। ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, बच्चा जब कोई नया खिलौना देखता है तो उसके बारे में वो चिंतन करता है, देखता है कि उसकी बनावट कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसको कोशिश करता है उसी वे आउट में उसको ग्रास्प करने की कि जिस अवस्था में वो है। तो children can now take on the perspective of others and are much more aware of logic, will converse with other about novel topics and begin to solve a problem। तो इस स्टेज में वो क्या करते हैं, खुद से ही प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेज की बात कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को पियाजे जी ने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का नाम दिया है। ये जनरली 11 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए या 11 to 16 ईयर्स के बच्चों के लिए उन्होंने ये सजेस्ट की स्टेज। तो इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मतलब मूर्त होता है दैट इज़ जिसका कोई रंग रूप आकार बनावट हो, और अमूर्त कहते हैं जैसे वो मतलब वो अपने विचार ला रहा है वो, लेकिन उसका कोई रंग रूप बनावट तो होता नहीं विचारों का, बट हाँ वो कोशिश करता है कि बाय लव, बाय अफेक्शन, बाय फ्रीडम, मतलब ये सब वो अपने अंदर थॉट्स लाने की कोशिश करता है और जिसको महसूस भी किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी थिंक दिस कुड ऑल्सो बी कॉल्ड एज लिटिल प्लेटो स्टेज। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लिटिल प्लेटो स्टेज किसने दिया, या फिर इनडायरेक्टली वे में इसको कौन से स्टेज बोला जाता है। तो दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, लिटिल प्लेटो आप याद रखिएगा। ये टीन्स बिगिन टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड मेटाकॉग्निशन, दैट इज़ AKA thinking about thinking, knowledge about knowing। चिल्ड्रन एंड टीन्स कैन प्रॉब्लम सॉल्व अक्रॉस मल्टीपल स्टेप्स। मतलब इस स्टेज में टीन्स क्या करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। और द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कैरीज ऑन बियॉन्ड एज इज 16, राइट। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए ये तो थी पियाजे की थ्योरी। तो हमने यहाँ पे जो पियाजे की थ्योरी की बात करी है वो हमने संवेदी गामा की अवस्था जो कि 0 to 2 ईयर्स है,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष है। दो पूर्व संक्रियात्मक तो को उन्होंने अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 से 4 और 4 से 7। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दैट इज़ 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक दैट इज़ फॉर्मल स्टेज और लिटिल प्लेटो स्टेज 11 से 15 और 11 से 16। ये तो थी पियाजे जी की थ्योरी। अब देखिए हावर्ड गार्डनर की बात कर लेते हैं। जो हावर्ड गार्डनर थे, इन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी वो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या होती है कि जैसे लोगों को उनकी विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभाएं होती हैं, उनकी चाहे स्थानिक हो, चाहे उनकी इंद्रियगत हो, चाहे उनकी इंटरपर्सनल हो, इंट्रापर्सनल हो, म्यूज़िकल हो या लॉजिकल हो, कोई भी है, तो उनके बारे में हावर्ड गार्डनर ने अपना एक सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत उन्होंने 1983 में प्रतिपादित किया था। इस अवधारणा को उन्होंने परिभाषित कैसे किया है, देखिए मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी बच्चा है जो आसानी से टेबल याद कर लेता है, तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे बच्चे भी उतनी आसानी से उस टेबल को याद कर पाए। मतलब एक बच्चा होता है कि उसकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहती है कि आप कंपेयर नहीं कर सकते 2 चिल्ड्रन में ना। मतलब एक बच्चा है, उसने एक बारी उसको समझाया गया, उसको सब कुछ रिकॉल हो गया, लेकिन वही जो दूसरा बच्चा है उसको वो चीज़ें 4 से 5 बार रिवाइज़ करने के बाद या फिर उसको 4-5 तरीके से समझाने के बाद याद होती हैं। तो गार्डनर ने यही कहा कि बच्चों में प्रतिभाएं होती है जो कि डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और इन्हीं प्रतिभाओं को उन्होंने 7 टाइप्स में डिवाइड किया। तो ये कभी कभी आ जाता है कि जो हार्वर्ड गार्डनर्स की थ्योरी, सबसे पहले तो वो किससे रिलेटेड है, वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है। आईक्यू, आप बेसिकली आईक्यू से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। और 1983 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरीज़ को 7 जो प्रतिभाएं होती है उसमें डिवाइड किया था। चलिए अब देख लेते हैं कौन सी प्रतिभाएं हैं ये है आपकी म्यूज़िकल रिदमिक, विजुअल स्पैशियल, वर्बल लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेसेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। तो जो ये 8 टाइप्स हैं, मतलब 7 to 8 जनरली बोली जाती है। तो इनके बारे में 1 by 1 डिस्कस करेंगे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए जो बॉडीली काइनेस्थेटिक जो अवस्था होती है, यानी कि शारीरिक गति संवेगी, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने किसी शरीर के किसी भी पार्ट का उपयोग करता है, जैसे वो मतलब इसके अंदर वो बच्चे आते हैं जिनमें जो डांसर या स्पोर्ट पर्सन, मतलब वो इस तरीके की प्रतिभा इन बच्चों में रहती है। म्यूज़िकल वालों में क्या होता है कि ये म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो ये प्रतिभा भी इनके अंदर होती है। देखिए हर बच्चा, हम जैसे जानते हैं कि हर बच्चा डांसर नहीं हो सकता, हर बच्चा स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता, हर बच्चा सिंगर नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंट तरीके की प्रतिभाएं हैं जो ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में हो, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि इनमें से कोई सी भी प्रतिभा किसी एक बच्चे के अंदर हो। तो वो पेरेंट्स को डेफिनेटली आइडेंटिफाई करनी चाहिए और अपने बच्चे को कोशिश करें कि उसको उसकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग ही पुश करें। लॉजिकल मैथमेटिक्स, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं बहुत मतलब आईक्यू जिनका बड़ा हाई होता है, या फिर आईक्यू बोल लो, या फिर जो बहुत लॉजिकल, वो मैथ्स की प्रॉब्लम्स या फिर रीजनिंग की प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि बच्चे को खुद के बारे में बड़ा वो होता है जानने के लिए, मतलब वो थोड़ा आध्यात्मिक की तरफ झुक जाते हैं। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि वो दूसरों के बारे में बड़ा जानने की कोशिश करते हैं, मतलब ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हम इनको बोल सकते हैं। इसके बाद नेचुरलिस्टिक होता है। इसमें वो वाले बच्चे आते हैं जो थोड़ा नेचर से जिनको ज़्यादा दिख लगाव हो जाता है, जैसे मतलब बहुत सारे आंदोलन चले हैं। डेफिनेटली वो ऐसा नहीं है कि अब आंदोलन में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन हाँ जिनको नेचर के प्रति बहुत अधिक लगाव होता है वो उस टाइप की एक्टिविटी होते नहीं देख सकते जो कि नेचर को हार्म करे। तो यही हावर्ड गार्डनर जी ने जो ये दिए हैं 8 टाइप्स, ये आप एक बार याद कर लीजिएगा। और डेफिनेटली नहीं पूछे जाते 8 टाइप्स, बट इनके बारे में पूछा जा सकता है कि बॉडीली काइनेस्थेटिक बेसिकली क्या होता है, या फिर हावर्ड गार्डनर ने कितने टाइप की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, या हावर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कब प्रतिपादित की थी। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखने की हैं। चलिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लीडरशिप। हम लोग बात करेंगे लीडरशिप की थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे। वो डेफिनेटली हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, कितने टाइप्स के लीडर होते हैं, कितनी टाइप्स की लीडरशिप थ्योरीज़ हैं।
तब तक के लिए आप इनको रिवाइज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।